नमस्ते। सिद्धांत नाम है मेरा और द लल्लन टॉक के स्पेशल वीकली सेक्शन अर्थात में हम आ गए हैं। साथ में फ्रेम में है अंशुमान जी, इंडिया टुडे हिंदी के संपादक। कैसे हैं सर? धन्यवाद। इस बार फ्रेम में पीछे किताबें नहीं है, लोग बोलते हैं किताबें ताबें बड़ी रखे रहते हैं आप। कई सारे कमेंट्स आते हैं। हाँ, इस बार हमने सोचा कि किताबों वाले फ्रेम से थोड़ा बाहर निकला जाए। हाँ, चलिए। पिछला अंक आगे बढ़ने के पहले पिछला अंक देख लेते हैं हम लोग अर्थात का। अर्थात के पिछले अंक में हमने बात की थी चीन के हमदम, वो आपके अर्थात का शीर्षक था। और ये था कि चीन कैसे पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करता है, कैसे राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर अपना बिजनेस बढ़ाता है, कैसे सरकारों को अस्त व्यस्त करता है, कैसे नई व्यवस्थाओं को जन्म देता है, कैसे पुरानी व्यवस्थाओं को भ्रष्टाचार से, कथित भ्रष्टाचार से खत्म करता है। तो उस पर, और जब हम इंडिया के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो बीजेपी और कांग्रेस ने किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं, जबकि खुद ही दोनों कथित रूप से लाभार्थी हैं इस पूरे नेक्सस का। इंडिया टुडे हिंदी इस बार क्या है? अगला अंक एक महत्वपूर्ण विषय पर केंद्रित है। अब जब हम देख रहे हैं कि कोरोना भारत में सारी व्यवस्थाओं के बाद भी नियंत्रण से बाहर हो चुका है और हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं उस तरफ जो अलग अलग आंकलन आ रहे हैं, हम दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना प्रभावित देश होने वाले हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक शोध भी हैं कि कोरोना एयरबॉर्न भी है या हवा से फैलता है, पता नहीं है, स्पष्ट नहीं है। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने उसका एक्नॉलेज भी कर लिया अब तो। हाँ, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है। तो अब सबसे बड़ी बहस और सबसे बड़ी चिंता और सबसे बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में दवा और वैक्सीन को लेकर है। तो हम पहली बार इंडिया टुडे अपने अपने अंदाज में, गहरे रिसर्च और शोध के अंदाज में और देश और दुनिया भर के विशेषज्ञों के साथ आपको बताने की कोशिश करेगा कि वैक्सीन में कहाँ हम खड़े हैं, दुनिया कहाँ खड़ी है, भारत की वैक्सीन की स्थिति क्या है, भारत जिस वैक्सीन की रेस में है वो कहाँ तक पहुंचा है, क्या वैक्सीन हमें कब तक उपलब्ध हो पाएगी, वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया के तजुर्बे कैसे रहे हैं। और हम यहाँ याद दिलाना चाहेंगे सिद्धांत की हमने करीब करीब 2 महीने पहले वैक्सीन को लेकर, 3 महीने पहले वैक्सीन को लेकर पूरा अर्थात किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि दुनिया में कहाँ कौन सी दवाएं या कौन कौन सी वैक्सीन किस किस स्तर पर शुरू हो चुकी हैं। ये बात तब है जब कोरोना लॉकडाउन का पहला चरण चल रहा था, तब भारत में लॉकडाउन का जब पहला चरण चल रहा था। उसके बाद से 2-3 महीने में पूरी दुनिया में बहुत सारे बदलाव हुए हैं वैक्सीन की टेस्टिंग को लेकर, कई तरीके के विवाद भी हुए हैं, कई सारी दवाएं भी विकसित हुई हैं। तो इंडिया टुडे का इस अंक की कवर स्टोरी आपको ये बताएगी कि भारत वैक्सीन की इस होड़ में कहाँ खड़ा है, हमारे पास वैक्सीन कब तक होगी, दुनिया में वैक्सीन कब तक होगी, क्या सवाल हैं, क्या जवाब हैं, कौन सी शंकाएं हैं, कौन सी आशंकाएं हैं, इन पर केंद्रित पूरा वैक्सीन सेंट्रिक इशू है इस बार इंडिया टुडे हिंदी का। हाँ, और क्योंकि ये बात इस समय और भी जरूरी हो जा रही है, भारत बायोटेक, आईसीएमआर और एनआईवी की बनाई हुई वैक्सीन को लेकर आईसीएमआर कहता है कि हम 15 अगस्त 2020 को लॉन्च कर देंगे इसे। हाँ। और वो 1 महीने में आप कैसे ट्रायल पूरा करेंगे? मतलब ललन टॉप में हम लोगों ने रिपोर्ट वगैरह की थी तो भारत बायोटेक को कई सारे सवाल भी भेजे थे, उस पर जवाब नहीं आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहरहाल इस बार के अर्थात पर आते हैं। दूसरी महामारी, कैसी महामारी? इस अर्थात का संदर्भ भी, जैसे पिछली बार के अर्थात का संदर्भ मुझे एक पुराने रिटायर्ड फौजी से बात करते हुए मिला था और तब हमने समझने की कोशिश की थी कि आखिर ये कैसे तथ्यों के तौर पर कैसे समझने की कोशिश की जाए कि आखिर चीन का भारत में इन्फ्लुएंस कितना है। इसका स्रोत भी हमको एक बुजुर्ग ग्रामीण सज्जन ने दिया, जब हम गाँव के किसी इलाके में जा रहे थे और ये रिपोर्टिंग के लिए जब ये प्रवासियों के जाने का आखिरी चरण चल रहा था और लोग जा रहे थे, मुझे गांव में बाहर एक बाबा, 80 साल के बुजुर्ग बाबा बैठे हुए मिले। काफ़ी जागरूक थे, जानकारी थी उनके पास। तो उनके गांव में भी ये मजदूरों की भीड़ 5-5 के जत्थों में, 6-6 के जत्थों में आ रही थी। तो हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने एक बात बोली। उन्होंने कहा कि भाई बीमारी तो चली जाएगी लेकिन महामारी कैसे जाएगी। तो हमने उनसे पूछा कि महामारी से उनका मतलब क्या है। तो उन्होंने अपने सर पे हाथ मारा और तुलसीदास की एक चौपाई सुनाई और ये कहा कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। और तुलसी ने चूंकि दरिद्रता महसूस की थी, उन्होंने देखा था, और तुलसी ने कवितावली में अद्भुत पद लिखे हैं दरिद्रता पर कि दारिद्र दसानन दुनी दीन बंधु दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। तो खेती ना किसान को भिखारी को, ना भीख बलि वनिज को वाणिज, ना चाकर को चाकरी, कवितावली में उनका प्रसिद्ध पद है। तो हमें लगा कि जो बाबा के पास
फैक्ट्स नहीं हो सकते हैं, आंकड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन बाबा लॉकडाउन के पार की स्थिति या लॉकडाउन खत्म होने के बाद की परिस्थिति देख रहे हैं और वो अपने अनुभव पकी आंखों से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ने पिछले 20-25 सालों में जो सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की थी, एक बहुत बड़ी आबादी को गरीबी की रेखा से निकालकर बाहर लाने की, वो उपलब्धि हम गंवाने के करीब जा रहे हैं। बाबा को जो दिख रहा है कि भारत में दरिद्रता या गरीबी आएगी, वो बात 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद अलग अलग आंकड़ों के रूप में हमारे पास आने लगी। जो आंकड़े सरकार और सरकार की एजेंसियों से आते थे, दुनिया की एजेंसियों से आते थे, और उन्होंने भारत में लॉकडाउन के असर और इससे पहले की जो मंदी थी, जिस पे हम बात कर चुके हैं, कोविड से पहले की मंदी थी, इन दोनों असर से इस बात का संकेत किया कि भारत में आने वाले 6 महीने से साल भर में बड़े पैमाने पर गरीबी बढ़ने का, निर्धनता बढ़ने का खतरा है। और ये क्या है, इसे हम इसमें आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ बात करेंगे, जो आंकड़े हमारे पास अभी उपलब्ध है लॉकडाउन के दौरान के। लेकिन इसके साथ 2 चीजें और इसके साथ ताकीद हुई कि आत्मनिर्भर पैकेज के गुजरने के 15 दिन बाद जब हम चारों तरफ चीन की चर्चा कर रहे थे, तो हम ये बात मिस कर गए कि सरकार ने 2 और कदम उठाए जो आत्मनिर्भर पैकेज के बाद आए थे। हमें लगा था कि सरकार अपने स्तर पर कोविड से लड़ने की जो सारी कोशिशें हैं, तैयारियां हैं, सब कुछ पूरी कर चुकी। जनधन खातों में जो भी 100-150 रुपए डालने थे वो डाले जा चुके हैं। सरकार ने 2 और कदम उठाए। वो 2 कदम इस बात की ताकीद करते हैं, इस बात को प्रमाणित करते हैं कि सरकार माने या ना माने, लेकिन उसके पूरे तंत्र को भी ये दिखाई दे रहा है कि अगले 6-7 महीने, अगले 2-3 महीनों में भारत में निर्धनता या गरीबी का बड़ा विस्फोट होने वाला है। पहला कदम ये था कि सरकार ने मनरेगा की कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम लॉन्च की, एक पूरक स्कीम लॉन्च की। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कहा गया, जो कि माइग्रेंट लेबर्स के लिए थी 6-7 राज्यों में, जिसमें 125 दिन का रोजगार देने का वादा किया गया था। और इसके लिए सरकार ने ठीक मनरेगा की तरह करीब 2 दर्जन स्कीमों को उसमें मर्ज किया था। जब मनरेगा पैदा आई थी, तब में याद है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने की बहुत सारी स्कीमें चलती थी, जिनको मिलाकर एक मेगा स्कीम बनाई गई थी। और वैसे ही जो नई स्कीम थी, इसमें भी कई सारी स्कीमों को मिलाकर एक नई स्कीम बनाई गई, जिसमें 125 दिन का रोजगार देने की बात की गई है। वेजेस बहुत कम है, क्योंकि मनरेगा के वेजेस तो कई साल से बढ़े ही नहीं थे। अभी मनरेगा के वेजेस बढ़े, तो मनरेगा का वेज तो अलग अलग राज्यों में 250 से 300 रुपए के आसपास, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन एक ये फैसला किया सरकार ने। दूसरा फैसला किया कि प्रधानमंत्री ने स्वयं घोषणा की कि भारत में मुफ्त अनाज देने की जो स्कीम है वो 3 महीने तक बढ़ जाएगी, और उसमें 80 करोड़ लोगों को शामिल करने की बात कही गई। अब आप ये सवाल उठा सकते हैं कि 80 करोड़ गरीब हैं क्या भारत में? लेकिन अगर सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की स्कीम का पात्र मान रही है, या उनको सुविधाजनक, या उन्हें ये सुविधा देने की बात कर रही है, तो लॉकडाउन का जो असर है नीचे वो अनाज बटेगा कि नहीं बटेगा, कितना अनाज राज्यों ने उठाया, पिछली मुफ्त अनाज की स्कीम का कितना फायदा हुआ, ये एक अलग विचार का विषय है। लेकिन अगर सरकार को लगता है कि देश में 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा की जरूरत है, यानी उन्हें 2 जून की रोटी की समस्या है, उन्हें अनाज और दाल देने की जरूरत है, तो ये इस बात का संकेत है कि वो जो बाबा गांव में मिले थे ना, जो वो देख रहे थे कि नहीं दरिद्र सम दुख नहीं, वो दिखता है कि भारत के आने वाले अगले 5-6 महीनों में गरीबी सामने दिखेगी। अब सिद्धांत, ये तो एनेक्डोटल बात हुई, ये बात तो हुई जो एनेक्डोट्स में है, जो हमें किस्सों में दिखती है, किस्से की तरह दिखती है, जहां से हम पैटर्न जोड़कर ला सकते हैं कि ये स्कीम है तो इसका मतलब है कि शायद गरीबी बढ़ेगी, या सरकार को गांव में रोजगार देने के लिए नई स्कीम लानी पड़ी, क्योंकि सरकार को लगता है कि लंबे समय तक गांव में बेकारी रहेगी या लोगों के पास रोजगार नहीं रहेगी। अब इन जो चर्चाओं को हम आंकड़ों में लेकर आते हैं। हाँ, आपकी बात, आंकड़ों वाली बात आने पहले मुझे एक बात याद आ गई यहाँ पर कि 2003-4 तक तो खासकर था, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि आपको एक पॉपुलर कल्चर में पढ़ाया जाता था, हिंदी माध्यमों के विद्यालयों में, शायद मुझे तो याद है कि पढ़ाया गया ही होगा कि भारत एक गरीब और विकासशील देश है। भारत एक गरीब और विकासशील देश है। इस पर बहुत सारी आपत्तियां भी उठी थी उस समय, जो मेरे ख्याल से कांग्रेस की सरकार आई थी 2004 में, तो कुछ नेताओं ने शायद कहा भी था कि हम इस पर बदलेंगे, क्योंकि ये तब से चला आ रहा था, रेफरेंस वहां से उठा था। तो आपकी बात जो है, और ये जो पूरी दूसरी महामारी का जो एक नोशन बन रहा है हमारे सामने, तो क्या हम वहां पे वापस जा रहे हैं? मेरा वो है कंसर्न कि हम उस एरा में वापस लौट रहे हैं। ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि आंकड़े जो ये हमने जो आपको ये एनेक्डोट्स की बात है, जो आप बता रहे हैं, जो 2003-2004 को सही बात, 2004 के बाद या 2005 के बाद भारत में
गरीबी राजनीति का विषय तो रह गई थी, पर आर्थिक चिंताओं में फिगर नहीं होती थी। 2014 के बाद तो सरकार ने गरीबी नापने के पैमाने को ही बंद कर दिया था। आपको याद होगा, हमने अर्थात इस पर किया था, जिसमें गरीबी की नाप जो काफी बहुत, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो एक एनसी सक्सेना की कमेटी की गरीबी का फार्मूला आया था, एक लकड़ा वाला कमेटी की फार्मूला आया था। फिर ये बहस हुई थी कि कितने रुपए, 5 रुपए की रुपए प्रतिदिन या 50 रुपए प्रतिदिन या कितनी थाली की गरीबी, इस पे एक लंबी बहस चली थी। मोदी सरकार ने 2014 में आने के बाद गरीबी नापने के नए फार्मूले पर बात ही बंद कर दी। एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया, उस वर्किंग ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट दी सरकार को और कहा कि हमें भारत में अब गरीबी नापने की जरूरत नहीं है, इसके बजाय हम ये नापने की कोशिश करें कि गांवों में कितना विकास हुआ है, चीजें कितनी विकसित हुई और उनके साथ गरीबी बेहतर होती जाएगी। गरीबी एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। अब वो क्यों बंद कर दिया गया, ये इस पर हम एक अर्थात कर चुके हैं पहले। जो लोग चाहें वो प्लेलिस्ट पर जाकर उस गरीबी के पुराने अर्थात को, कि गरीबी की राजनीति क्या थी, क्यों कांग्रेस गरीबी नापना चाहती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबी के फार्मूले को छूने की कोशिश क्यों नहीं की। आज हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है भारत में जिससे हमें कह सकें कि भारत में गरीबी हाल फिलहाल के वर्षों में कितनी रही है, क्योंकि 3-4 अलग अलग पैमाने हैं जिनका इस्तेमाल होता है। वो भी हमने उस अर्थात में चर्चा की थी कि कौन से अलग अलग पैमाने हैं। नापने का पैमाना ही ऑब्सोलीट हो गया है। अब हाँ, केंद्र सरकार किसी अलग तरीके से नापती है। जब गरीबों को मकान देना होता है तो एमआईजी, एलआईजी और ईडब्ल्यूएस में नापा जाता है, एक सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर का पैमाना है। तो खैर, लेकिन गरीबी मूल रूप से हमारी चर्चाओं से बाहर थी, गरीबी कहीं गई नहीं थी भारत में। आज भी जो आंकड़े हैं उनका सबका हम एवरेज निकाल लें तो हमें पता था कि 30 से 35 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, तभी इतनी बड़ी बड़ी स्कीमें चल रही हैं, तभी मनरेगा, तभी फूड और फूड के डिस्ट्रीब्यूशन और बीपीएल कार्ड, ये सारा अगर आप मिला लें जितने आंकड़े हैं तो इतने लोग थे। लेकिन चूंकि हमारी चर्चाओं में शहर बहुत ज्यादा बड़ा था, शहरों पे बहुत ज्यादा चर्चा थी कंजम्पशन पे बहुत ज्यादा चर्चाएं थी, टेक्नोलॉजी, डिजिटल एप्लीकेशन, मोबाइल, तो गरीबी उनसे निकलकर हमारी चर्चाओं से बाहर निकलकर चली गई। लेकिन लॉकडाउन के बाद जिस तरह से बड़े पैमाने पर प्रवासी श्रमिकों ने अपने गांव जाना शुरू किया, 1-2 महीने तक सरकार नहीं समझ पाई, पर जब नीचे से ये सवाल उठ के आने लगे कि खाएंगे क्या, इन्हें काम क्या मिलेगा, मनरेगा तो 180 दिनों का रोजगार देता है, तब आत्मनिर्भर पैकेज के बाद ये आवाज दिल्ली तक पहुंची कि भाई गरीबी बढ़ेगी इससे, अब तो गरीबी बढ़ने का खतरा है और इसे संभालना जरूरी है। तब प्रधानमंत्री को आकर देश के सामने एक स्कीम घोषित करनी पड़ी जो कि भारत के खाद्य मंत्री भी घोषित कर सकते थे। अब इसे समझना जरूरी है आंकड़ों में कि ये सारी चीजें जो हम अभी संस्मरणों के आधार पर या ऑब्जर्वेशंस के आधार पर या एनेक्डोट्स के आधार पर कह रहे हैं उनको आंकड़ों में देखें तो क्या दिखता है। एक सबसे पहला बड़ा आंकड़ा जो हमारे पास तत्काल अभी आया लॉकडाउन के बाद, कि कई वर्षों बाद, ऑलमोस्ट एक दशक के बाद, भारत की प्रति व्यक्ति आय में गिरावट हुई पिछले 3 महीने में लॉकडाउन के दौरान, और 5.7% की गिरावट हुई, जो काफी बड़ी गिरावट है। मानिए कि जीडीपी, अगर आप महंगाई मिलाकर जीडीपी को रखें तो जीडीपी में जितनी गिरावट होने की संभावना है भारत की प्रति व्यक्ति आय में गिरावट उससे ज्यादा होने वाली। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था जिस गति से गिरेगी उससे कम से कम 1.5 गुनी ज्यादा गति से लोगों की आय गिरेगी। ये बहुत बड़ा पैमाना, इनकम गिरेगी, लोगों की इनकम, प्रति व्यक्ति आय गिरेगी, इसमें सारे लोगों की इनकम शामिल है। ये एक बहुत बड़ा पैमाना है, क्योंकि जब आप पूरे देश की इनकम को देश की आबादी से बांटते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकलती, पर एक बड़ा पैमाना, पर एक बड़ा इंडिकेटर है जो बताता है कि मैक्रो लेवल पर, बड़े व्यापक स्तर पर लोगों की आय कम होने का असर क्या है। और हमें मालूम है कि आय कम होने का असर सबसे ज्यादा नीचे पिरामिड के लोगों पर पड़ता है, कि उनकी आय सबसे तेजी से कम होती है। जो बॉटम में बैठे हुए लोग हैं, जो गरीब हैं, जो मध्यम वर्गीय, तो उनके कारण गरीबी बढ़ने की और गरीबी का पूरा गणित बिगड़ने वाला। और इसलिए लॉकडाउन जो है वो भारत की ग्रोथ का जो गणित बिगाड़ रहा है, कि माइनस में या 0 की ग्रोथ रेट में जा रहे हैं, 0 से नीचे जा रहे हैं, उसका सीधा असर भारत की गरीबी की गणित पर पड़ेगा, गरीबी कैसे बिगड़ेगी। अब इसके बाद तब सरकार को सोचना पड़ा कि हमको ये स्कीमें लाने की जरूरत है। कुछ तथ्य और गौरतलब है। इंडिया रेटिंग का एक स्टडी जो बताती है हमको कि अर्थव्यवस्था में जो टोटल इनकम जनरेट होती है, जो जितनी आय जनरेट होती है, जिसको हम जीवीए बोलते हैं तकनीकी भाषा में, उसमें खेती का हिस्सा करीब 18.2% है, यानी 20% से कम है। मान लीजिए अगर अर्थव्यवस्था में 100 रुपए की इनकम जनरेट हो रही है तो उसमें खेती का हिस्सा 18 रुपए के आसपास है। लेकिन उस इनकम जनरेशन के बदले इकोनॉमी में जितना पेमेंट लेबर को किया जाता है, लेबर को मजदूरी के तौर पर, हमारे जैसे आप लोगों को कर्मचारी के लिए वेतन के तौर पर, या बाकी फीस के तौर पर जितना वेतन दिया जाता है,
उसमें खेती की मजदूरी का हिस्सा केवल 8% है। अब फर्क समझिए, अर्थव्यवस्था में जितनी इनकम पैदा होती है 100 रुपए की, उसमें एग्रीकल्चर का योगदान 18% है। पर 18%। से जितना पैसा वेतन, मजदूरी, पगार के तौर पर दिया जाता है, उसमें खेती से का हिस्सा केवल 8% है। यानी कि जितना हिस्सा खेती आपकी आय बढ़ाने में रखती है देश में, उतना भी हिस्सा मजदूरी में फिर मजदूरी में भी खर्च रखती है। नहीं खर्च होता। अब इसे और भीतर से समझने की जरूरत है। 2012 से 2017 के बीच खेती में जितनी इनकम बढ़ी या जो आय बढ़ी, जिसको हम जीवीए 12 से 17 के पीरियड में, 12 से 17 के पीरियड में जितनी आय बढ़ी भारत में, जिसको हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन बोलते हैं, यानी कि हर साल जब हम जीडीपी नापते हैं तो उसमें वैल्यू एडिशन देखते हैं कि पिछले साल की तुलना में इनकम कितनी बढ़ी बढ़ी। सिद्धांत, आश्चर्य की बात यह है कि जितनी आय बढ़ी उसमें केवल 15% हिस्सा मजदूरों की मजदूरी में खर्च हुआ। यानी 85% जो इनकम की ग्रोथ थी वो कैपिटल वाले के पास चली गई। अब इसे ऐसे समझें कि मान लीजिए साल भर में अगर एग्रीकल्चर की इनकम 2017 में पूरे एग्रीकल्चर की इनकम 100 रुपए थी और अगले साल वो 200 रुपए हो गई या अगले साल 150 रुपए हो गई, तो उसका 85% हिस्सा कैपिटल वाले के पास गया और 15% हिस्सा लेबर के पास गया, केवल 15% गया। तो अब हम जहां खड़े थे, ये हम कोविड से पहले की बात बता रहे हैं, हम जहां खड़े थे वहां में स्पष्ट दिख रहा था सिद्धांत कि ग्रामीण इलाकों में खेती से बढ़ने वाली कमाई और उपज में जो बढ़ोतरी है उसका असर लोगों की मजदूरी और जीवन बढ़ने में नहीं जाता। इसलिए जो हम कहते हैं कि भारत में बड़े किसान बड़े होते चले जाते हैं, बड़े किसानों पर टैक्स क्यों नहीं लगता, बड़े किसानों के पास आय क्यों ज्यादा है, उनकी जिंदगी केवल गांव की जिंदगी नहीं, उन्होंने शहर में भी 3-3 मकान बना रखे हैं, उनके पास 5-5 ट्रैक्टर है। तो जो बड़ा किसान है वो गांव में बड़ा क्यों होता चला जाता है? क्योंकि जो इनकम जनरेट हो रही है हर साल बढ़ने के, मान लीजिए अगर वो गेहूं पैदा कर रहा है और अगले साल गेहूं का एमएसपी बढ़ रहा है, तो उस बढ़े हुए एमएसपी का अधिकांश हिस्सा उस कैपिटल लगाने वाले के पास जा रहा है, उस लेबर के पास नहीं जा रहा है जिसने उसमें में काम किया। उसकी लेबर के वेतन को बढ़ने में या मजदूरी को बढ़ना क्या, उसके मुनाफे के बढ़ने के हिस्से में बहुत कम है। अब यह परिस्थिति समझना जरूरी है। अब इसे ऐसे समझने की कोशिश और करना चाहिए, क्यों लॉकडाउन के बाद भारत में गरीबी बढ़ने का खतरा इतना बड़ा है। खेती की पीठ बहुत छोटी है भारतीय अर्थव्यवस्था में। जीडीपी में हिस्सा है 14% और इसकी पीठ पर मजदूर कितने लदे हुए हैं, कामगार कितने लदे हुए हैं? 28 करोड़। यानी भारत में जितने लोग रोजगार में हैं ऑलमोस्ट उसके 46% लोग 14% का हिस्सा जीडीपी में रखने वाली एक चीज की पीठ पर लदे हैं। तो खेती की कल्पना आप एक ऐसी गाड़ी के तौर पे कर सकते हैं जो ऊपर से नीचे तक ठसाठस भरी है और उसमें जगह बहुत कम है। तो इसलिए अब जब गांव में श्रमिक वापस पहुंचने लगे, सप्लाई ज्यादा होने लगी तो मजदूरी की दर गिरने लगी। पहले गांव में जितना काम था उतने हाथ थे, अब गांव में काम तो उतना ही है, हाथ ज्यादा है, तो ग्रामीण इलाके में मजदूरी की दर लगातार गिरना शुरू हुई। हमें पता है कि प्रधानमंत्री किसान सहायता योजना का फायदा भूमिहीन और टेनेंट फार्मर्स को नहीं मिलता है, वो इस पूरी प्रक्रिया से बाहर उन्हीं को मिलता है जो लैंड होल्डिंग के हिसाब से किसान है। तो अगर आप इस परिस्थिति में देखें, पहली चीज प्रति व्यक्ति आय में कमी, दूसरी चीज भारत की कृषि में जितनी इनकम पैदा होती है उसमें मजदूरी का हिस्सा बहुत कम होना, तीसरी चीज गांव में लेबर की डिमांड सप्लाई का मार्केट बिगड़ जाना क्योंकि वहां काम कम है, लोग ज्यादा हैं। ये तीनों चीजें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं और इस बात को प्रमाणित कर रही हैं कि ग्रामीण इलाकों में लोगों की जितनी कमाई थी वो कमाई अब और कम होगी और लोग बाहर से पहुंच रहे हैं। तो ये गरीबी का पहला संकेत है। तो जब रूरल वेजेस के आंकड़े हमारे पास आएंगे साल के अंत में, नवंबर दिसंबर में, तब हमें ये पता चलेगा कि दरअसल भारत में कोविड से पहले गांव में जितनी मजदूरी लोगों को मिलती थी, अब मजदूरी उससे 30 से 40% कम हो गई है। यानी कि लोगों की जीविका पर, लोगों की गरीबी पर सीधा असर पड़ा है। ये हमें खरीफ के सामने दिखाई देगा। देखिए खरीफ में अभी जो जितनी अधिक बुआई हुई है इस बार, उसकी वजह यह है कि लेबर सरप्लस है उस एरिया में। अब ये लेबर सरप्लस, लेबर जितना अनाज पैदा करेगा उसको बाजार में खरीदेगा कौन? ये एक अलग डिबेट है। अब दूसरी चीज समझने की कोशिश करते हैं, दूसरा आंकड़ा जो हमें बताता है कि जो नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई कहने वाले बाबा को ये दिख कैसे रहा था। उनकी बात को सपोर्ट करने का, उनकी बात के साथ जुड़ा हुआ है आंकड़ा सीएमआई जो कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट का डाटा लेकर आती है हर महीने में, और शिकागो यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया, काफी बड़ा सर्वे था लॉकडाउन के दौरान, करीब 27 राज्यों में 5800 परिवारों के बीच में उन्होंने सर्वे किया। लॉकडाउन के दौरान हुआ सर्वे? लॉकडाउन के दौरान जब लॉकडाउन लूज खत्म होना शुरू हुआ था और मूवमेंट शुरू हुए तो तब उन्होंने सर्वे किया था
उन्होंने माना, उस सर्वे में माना कि 88% बहुत बड़ा नंबर, 88%, 88% ग्रामीण परिवारों की आय में कमी आई है लॉकडाउन के। 88% ग्रामीण परिवारों के, ये जो रूरल फैमिलीज हैं उनकी इनकम में कमी आई है। सबसे ज्यादा नुकसान और सबसे ज्यादा कमी आई है उन लोगों की कमाई में जिनकी मासिक इनकम, परिवारों की इनकम 3800 से 4100 रुपए के बीच में है। मतलब 3000 तो बहुत 4000 से, और ये बहुत बड़ा चंक है रूरल एरिया में। उन्होंने ये माना कि उनके सर्वे में ये पता चला कि केवल 34% परिवार ऐसे मिले जो बाहरी मदद के बिना एक हफ्ते से ज्यादा जी नहीं सकते। उनको एक हफ्ते बाद, उनको बाहर से मदद नहीं दी जाए तो वो एक हफ्ते बाद खाने के लाले पड़ेंगे, उनको की स्थिति में आ जाएंगे। अब आप सोचिए क्यों ये फूड ग्रेन की स्कीम, फ्री फूड ग्रेन की स्कीम बढ़ाई गई, जब 34% परिवार ये एक हफ्ते से ज्यादा बाहरी मदद के बिना नहीं चल सकते। और उन्होंने माना कि 30% फैमिलीज ऐसी हैं जो एक महीने तक बगैर काम के गुजारा कर सकती हैं, इतनी उनके पास बचत है, पर एक महीने बाद उन्हें काम की जरूरत होगी। अब इसमें 30% में कौन वो लोग हैं? वही तो लोग भाग के गए जो ड्राइवर थे, जो मेड थे, जो डेली वेजेस एम्प्लॉइज थे, जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स थे, जिनके पास 15 दिन 20 दिन की बचत बची थी। उसके बाद वो वापस चले गए क्योंकि उनको दोबारा काम मिलने की गुंजाइश नहीं थी। ये गरीबी का दूसरा बड़ा संकेत है। इसी सर्वे में, सीएमआई वाले इसी सर्वे में एक चीज और इंटरेस्टिंग पता चली और चिंताजनक बात है कि लॉकडाउन के दौरान जो रोजगारों का टोटल नुकसान हुआ, सिद्धांत करीब 10 करोड़ के आसपास जो जॉब लॉसेस हुए, उनमें सबसे ज्यादा काम बंद हुए छोटे कारोबारियों के, दैनिक मजदूरों के और छोटे व्यापारियों के। यानी कि पान की, चाय की, चाट की रेहड़ी बंद हो गई। वो जो रेहड़ी और वो काम कर रहे थे यही लोग जो वहां से आकर ये काम कर रहे थे, वो लोग वापस गांव चले गए और उन्हें खेती में या मनरेगा में आश्रय मिलना शुरू हुआ। यानी कि जो शहरी इलाकों में या कस्बाई इलाकों में छोटे काम थे, बहुत छोटे काम थे, जो माइक्रो बिजनेस थे, पान की रेहड़ी लगाना, चाय का ठेला लगाना, साइकिल के पंचर का काम करना या घरों में रिक्शे से सामान पहुंचाना, इन कामों में यही काम बंद हुए। पहले से ही लो इनकम, लो पेड एक्टिविटीज थी, तो ये वापस चले गए। एक चीज और समझना जरूरी है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में गरीबी बढ़ने का बड़ा रिस्क है, वो ये है कि कोविड से पहले सिद्धांत शहरों में जो लोग काम करते थे, डीमार्ट ग्लोबल का एक सर्वे है, उन्होंने सर्वे से कोशिश की कि कोविड से पहले जो शहरों में काम करने वाले लेबर थे उनकी जो औसत मासिक कमाई थी वो 11,000 रुपए के आसपास थी। मतलब उन्हें कम से कम 6,000 रुपए और अधिक से अधिक 15,000 रुपए मिलते। ये मैनुअल लेबर्स की बात कर रहे हैं। लेबर जितना आपको वो महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है जो हमने देखा था अप्रैल मई जून में सड़कों के ऊपर भारत के राजमार्गों पर और ट्रेनों पर, तो ये वो वही महान दृश्य था। उस महान दृश्य में जो शामिल अधिकांश लोग थे वो इस रेंज में आते थे जिनकी औसत इनकम 11 से 12,000 रुपए, अधिकतम 15-16 हजार रुपए और मिनिमम 8-9 हजार रुपए। महिलाओं को कम मिलता था क्योंकि वो मजदूरी सिस्टम का पार्ट होती थी। इसमें से करीब 6 से 7 हजार रुपए वापस गांव पहुंच जाते थे शहरों से। मान लीजिए आपने 11,000 कमाए, 4-5 हजार अपने रख रहे हैं, 7,000 घर भेज दिए और बाकी पैसा उन्होंने गांव भेज दिया। तो ये करीब जीडीपी का 2%, टोटल जितना पैसा ये मजदूर अपने रेमिटेंसेस के तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भेजते थे, इसका 2% है, जीडीपी का 2% है ये सर्वे। ये बहुत बड़ा फंड ट्रांसफर था जो दिल्ली से बिहार के किसी गांव में, उत्तर प्रदेश के किसी गांव में, उत्तराखंड के किसी गांव में जाता था और वहां की लोकल इकोनॉमी में छोटी मोटी चीजों में खर्च में काम आता था। मकान में छत डलवा दी गई, कोई सामान खरीद लिया गया, घर में बाइक शादी ब्याह तो और लंबा हिसाब किताब बन गया। ये पूरा का पूरा हस्तांतरण, ये बड़ा ट्रांसफर था फंड का जो रूरल, और इसीलिए हमने रूरल एरिया में पिछले दिनों में समृद्धि देखी थी, क्योंकि रूरल एरिया में पैसा आता था और लेबर कम था, तो इसलिए थोड़ी लेबर रेट्स भी ऊपर थी। अब ये सारे इन सब के लौटने के बाद ये ट्रांसफर तो खत्म हो गया। ये ट्रांसफर तो नहीं होना। अब ये ट्रांसफर कब शुरू होगा? जब लोग वापस जॉब पे लौटेंगे, उनकी पगार कितनी बचेगी, इस पर हम आगे कभी चर्चा करेंगे कि इतनी सैलरीज कट हो जाएंगी अर्बन एरिया में लॉकडाउन के बाद। मान लीजिए
जो हमें सब खबर मिल रही, सूचना मिल रही है कि जो लेबर यहाँ 15,000 या 14,000 रुपए पे लॉकडाउन से पहले काम करता था, उसको उसे क्या उतना पैसा आगे मिलेगा इसमें शक है, क्योंकि उतना डिमांड नहीं है। अभी फैक्ट्रियां 25% 30% कैपेसिटी पे प्रोडक्शन कर रही हैं, मार्केट में उनको डिमांड नहीं दिखाई दे रही। तो ये जो लोग लौट रहे हैं, ये जब पहुंचेंगे तो उनके लिए गांव में जो आश्रय है वो मनरेगा है, या प्रधानमंत्री की ये जो नई योजना, ये जो कुछ राज्यों में मनरेगा में जितनी भी 180 दिनों में उनको जितना पैसा मिलेगा जो भी मनरेगा का रेट है 200-250 रुपए, वो दरअसल उनकी शहर की पगार का 1/4 है। 180 दिन काम करके वो कितना पैसा कमाएंगे? 3,000 4,000 रुपए 5,000 रुपए, जबकि शहर में वो एक महीने में 12 से 15,000 रुपए कमा रहे थे। तो इतना तो खुद के लिए बचा रहे थे, जितना यहाँ कमा रहे वहां खुद के लिए बचा रहे थे, बचाकर वो वापस भेज रहे थे, उतना वो वहां गांव में कमा पाएंगे। ये तीसरा फैक्टर है जो 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 रूरल एरिया में और भारत में गरीबी बढ़ने की तरफ संकेत करता है और प्रमाणित करता है कि गरीबी होगी। अच्छा, कोविड के बाद केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई सीधी मदद तो दी नहीं गरीबों को। केवल 20 करोड़ महिला जनधन खातों में 1,500 रुपए डाले गए 3 बार में, जो कि मतलब 8 दिन की मनरेगा की मजदूरी के बराबर है। 8 दिन में मनरेगा में जितना काम करने से मिलता उतना पैसा बांट दिया, उतना सरकार ने डाला 3 महीने में। तो ये जो चैलेंज है, ये चैलेंज केवल आपको उन बूढ़े बाबा जो मुझे मिले वहां पे गांव के बाहर पेड़ के नीचे बैठे हुए, उनका नहीं है। उनकी चिंता यहाँ से निकलकर बॉम्बे के जो या दिल्ली के या बैंगलोर के या चेन्नई के जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, उनके बोर्ड रूम में पहुंच चुकी है। उनके बोर्ड रूम में की ये सबसे बड़ी चिंता है, चाहे वो हिंदुस्तान लीवर हो, चाहे वो नेस्ले हो, चाहे वो बजाज हो, चाहे वो आयशर हो, चाहे वो स्कॉट्स हो, ये जो बड़ी कंपनियां हैं, उनको वो इस बात से परेशान हैं कि ये जो गरीबी रूरल एरिया में आने वाली है, क्योंकि रूरल मार्केट बहुत सारे प्रोडक्ट को, खासतौर एफएमसीजी प्रोडक्ट को ले लीजिए, बाइक्स को ले लीजिए, ट्रैक्टर्स को ले लीजिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, क्योंकि शहरों में तो मकान बनने कम हो गए थे, शहरों में तो काम अब बचा नहीं था, तो जो मकान बनने का काम था वो गांव में हो रहा था। इसलिए आप देखिए पिछले सालों में सीमेंट की बहुत सारी एजेंसीज रूरल एरिया में खोली गई, स्टील की बड़ी डिमांड, कंस्ट्रक्शन स्टील की डिमांड गाँव से आती थी, क्योंकि जो पैसा गाँव में पहुंच रहा था, तो कच्चे घर वाले ने एक कमरा बनवा लिया, फिर दूसरा कमरा बनवा लिया, फिर उसमें प्लास्टर करा लिया, फिर उसके बाद दालान बनवा लिया। ये जो डिमांड थी, ये डिमांड वहां से निकलना शुरू हो रही थी। तो इनकी चिंता यह है कि साबुन, तेल, मंजन, 2 व्हीलर्स, गारमेंट्स, डेटा, इंटरनेट डिमांड रूरल एरिया में गिर रही है, क्योंकि लोग इंटरनेट रिचार्ज नहीं करा रहे हैं, पैसा नहीं जेब में। कंस्ट्रक्शन मटेरियल और सोना चांदी, क्योंकि वो भी रूरल एरिया की इसका सबसे बड़ा सरप्लस परचेज था, क्योंकि रूरल इसीलिए सोने की डिमांड नहीं हो पा रही। मार्केट सोने का भले 49,000 48,000 के आसपास हो, लेकिन रूरल एरिया से जो आने वाली डिमांड है वो इस बार नहीं आ रही, क्योंकि वहां पर पैसा नहीं है। अच्छा, गांव में अगर ये मांग टूटेगी लगातार, तो शहरों में रोजगार टूटेंगे। अब ये विशेष साइकिल है कि अगर गांव के लोगों के पास उतनी इनकम नहीं है, तो बजाज ऑटो अपनी फुल कैपेसिटी से तो बाइक्स नहीं बनाने वाला है, या एफएमसीजी कंपनी कोई भी हिंदुस्तान लीवर है, नेस्ले उतना प्रोडक्शन नहीं करने वाली जितना प्रोडक्शन की जरूरत है। तो ये चिंता केवल गरीबी उनकी चिंता नहीं है जिनको कि आप झोला छाप शास्त्री कहते हैं, या आप ये कहते हैं कि नहीं जो पॉवर्टेरियन इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, ये दरअसल ये चिंता भारत के कॉर्पोरेट्स की है, ये चिंता भारत की कंपनियों की है, चिंता शहर में काम कर रहे हजारों और उन लोगों की है जो ऐसी कंपनियों में काम कर रहे हैं जिनका फ्यूचर, जिनका भविष्य गांव से निकलने वाली मांग पड़ने पर है। ये गरीबी का आंकड़ा शुदा चेहरा है। अब इसमें एक और अपरोक्ष चेहरा जिसे हम आंकड़ों में नहीं नाप सकते, लेकिन वो चेहरा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो एनेक्डोटल या जो अनुभव के आधार पर, अनुभवजन्य सत्य जो हमारे पास है, और ये तथ्यजन्य सत्य है गरीबी का। जैसे एक बड़ा और जो चुनौती कोविड के बाद भारत में शुरू हो रही है, उसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण ये है कि जो पूरी ऑनलाइन एजुकेशन है, इसने देश के बहुत बड़े हिस्से को मुख्य शिक्षा की मुख्य धारा से बाहर कर दिया है, क्योंकि डिजिटल शिक्षा की कैपेसिटी, सुविधा, क्षमताएं, रिसोर्स क्या लगता है उसमें बहुत सारे लोगों की पहुंच ही नहीं है, बहुत सारे लोगों की पहुंची नहीं, क्योंकि लोगों के पास फीचर फोन है, गांव में उतना अच्छा नेटवर्क नहीं है, डेटा के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो अगर अपने आसपास देखें तो आपको दिखाई देगा कि एजुकेशन, जिसे हम बहुत मुश्किल से खींच के बहुत सारे लोगों को जो अपनी गरीबी के बावजूद अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मुख्यधारा में लाना चाहते थे, वो छोटे छोटे स्कूलों में मिड डे मील के इसके सहारे आए थे। अब ये शिक्षा पूरी तरह से इलीट के पास होगी, जिसके पास कम से कम एक स्मार्टफोन है, घर में लैपटॉप है, उसके पास पढ़ाई हो रही। फीचर फोन से वो पढ़ाई नहीं कर सकता, गांव से शहर आ नहीं सकता, स्कूल कॉलेजेस खुलने की संभावना नहीं। अगर हम कोविड के बारे में जो भविष्यवाणियां आ रही हैं वो अगले साल फरवरी तक की देखें, तो अगले पूरा
लंबा सत्र, पूरा एक साल बर्बाद होगा। तो इस एक साल में एक बड़ी आबादी जिसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी थी, उसके लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए, उसकी जानकारी के लिए, उसे बेहतर रोजगारों के लिए, नौकरी के लिए, जहां से हम ये सपना देख रहे थे कि लोग शिक्षित होकर बाहर आएंगे, वो इस मुख्यधारा से बाहर हो गए। अब दूसरी चीज ये कि दूसरा जो बड़ा चैलेंज है वो स्वास्थ्य का है। क्योंकि भारत का पूरा हेल्थ सिस्टम बुरी तरह कोविड इन्फेक्टेड है, कोविड के दबाव में है, कोविड के स्ट्रक्चर में है। तो हाँ, ओपीडीज वगैरह नहीं चल रही हैं और पूरा प्राइसिंग और सब कुछ का एक नेक्सस सही है सारा है इन्फेक्शन का। तो एक बहुत बड़ी गरीब आबादी जिसको कि बेसिक दवाएं सरकारी अस्पतालों से मिल जाती थी, छोटी मोटी सुविधा पे उसके बीमारी का, उसके लिए इलाज का एक बड़ा चैलेंज है। और जब भी कोई गरीब बीमार होता है तो वो दोहरे संकट में जाता है, उसकी पगार भी बंद होती है और खर्चा भी बढ़ जाता है। अगर उसे 500 रुपए रोज मिल रहा है तो बंद होकर बिस्तर पर लेट गया और 1000 रुपए 1200 रुपए उसका दवाई पर खर्च शुरू हो गया। ये दो ऐसी चीजें हैं जो गरीबी के पूरे डायमेंशन को कोविड के बाद, पूरे के पूरे आयामों को हमें बताती कि हम कहाँ खड़े हैं। अब जैसे नेल्सन मंडेला बहुत अच्छी बात कहते थे, वो कहते थे कि गरीबी रंगभेद या गुलामी की तरह प्राकृतिक नहीं है, नेचुरल नहीं है, इसे लोगों ने बनाया है और इसे लोग ही खत्म कर सकते हैं, लोग ही खत्म कर सकते हैं। इसे मनुष्य ने बनाया और मनुष्य खत्म कर सकता है। और भारत के पास दुनिया में सबसे तेजी से गरीबी खत्म करने का रिकॉर्ड है। 2006 से 2017 के बीच, 2016-17 के बीच करीब 27 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला गया, बाहर लाया गया। 27 करोड़ लोगों को, ऐसा दुनिया में नहीं हुआ। मतलब ये यूएनडीपी की जो 2018 की रिपोर्ट थी, यानी कि जो आबादी के प्रतिशत के आधार पर भारत में गरीबी 55% थी, वो 28% रह गई। लेकिन अब आज जब हम कोविड के बाद खड़े हैं तो यही संयुक्त राष्ट्र संघ, यही यूएनडीपी, यही वर्ल्ड बैंक ये बता रहा है कि पूरी दुनिया में करीब 70 करोड़ लोग न्यू पुअर होंगे, नए गरीब होंगे। इनको न्यू पुअर, एक नया शब्द इनके लिए रखा गया है, इनको हम कहते हैं न्यू पुअर। अब अगर हमें मान लें कि सरकार की अनाज स्कीम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रही है तो फिर वर्ल्ड बैंक का पूरा एस्टिमेट ही बदल जाएगा, क्योंकि 70 करोड़ वो पूरी दुनिया में मान रहे हैं, 80 करोड़ तो हम यहाँ गिन रहे हैं, अपने यहाँ गिन रहे हैं। हम माने कि पूरे 80 करोड़ नहीं भी हो मुफ्त अनाज लेने वाले, लेकिन भारत में गरीबी का विस्फोट वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी के आकलन से काफी ज्यादा बड़ा हो सकता है। अगर हम मौसमी और तात्कालिक गरीबी को, जो सीजनल पॉवर्टी इंडिया में होती है, एक इंडिया का स्पेशल फिनोमेना है, और जो इमीडिएट गरीबी आई है लॉकडाउन के कारण, उसको हम निकाल भी दें और हम माने कि जो आंकड़े हमारे सामने इस समय मौजूद हैं, तो उसके बाद भी ग्रामीण मजदूरी की दर में जो कमी आएगी, शहरों से गांव में जाने वाला जो फंड है उसके ट्रांसफर में जो कमी आएगी, ओवरऑल जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, इनकम ग्रोथ में जो गिरावट आएगी, और लोगों के पास जो सीधी कोई सहायता नहीं होगी, इस हिसाब से भारत में करीब 35 करोड़ लोग, 30 से 35 करोड़ लोग नए गरीब हो सकते हैं। और हम पहले से ही गरीबी की रेखा के नीचे करीब 28 से 29 करोड़, 30 करोड़ की आबादी देख रहे हैं। तो अगर मान लीजिए 15 से 30 करोड़ लोग या 25 से 30 करोड़ लोग भी नए गरीब होते हैं, तो ये बहुत बड़ी तादाद है, ये बहुत बड़ी तादाद। और ये तादाद ही कम करके भारत ने 8% की विकास की ग्रोथ रेट हासिल की थी, क्योंकि यही वो कांटा है जो हमारे पैर में लगा था और हमको कभी सीधे नहीं चलने देता था। इसे घटाकर हमने नीचे तक लोगों की इनकम बढ़ाकर बहुत सारे लोगों को शहरों की बीमारी से निकालकर, गरीबी से निकालकर, गांव की गरीबी से निकालकर शहरों में जगह जगह लाकर ये कोशिश की थी कि दोनों अर्थव्यवस्थाएं एक साथ काम कर सके। अब इस समय जरूरत ये है कि ये विभीषिका जो सामने खड़ी है पॉवर्टी की, इसे ठीक करने के लिए सब कुछ करना चाहिए सरकार को, चाहे उसे कैश ट्रांसफर्स करने पड़े, चाहे उसे कंपनी रोजगारों में की सहायता में, रोजगार बचाने में सहायता देना पड़े, या मैं बताऊंगा कि जैसे हम लोग एक अर्थात में बात कर चुके हैं कि भारत में पेचेक प्रोटेक्शन क्यों होने चाहिए, भारत में कंपनियों में नौकरियां बचाने का पैसा क्यों देना चाहिए। देखिए, कल ब्रिटेन के कंपनी को बेलआउट पैकेज न देकर पेचेक प्रोटेक्शन क्यों देना चाहिए, पेचेक प्रोटेक्शन देना चाहिए बेलआउट पैकेज की जगह। देखिए कल क्या हुआ, कल ब्रिटेन के वित्त मंत्री ने अपने यहाँ जॉब प्रोटेक्शन बोनस लॉन्च किया है, और ये कहा है कि जो भी कंपनियां अपने कर्मचारियों को नौकरी पर रोक रही हैं, रख रही हैं, उन्हें 1000 पाउंड पर कर्मचारी बोनस दिया जाएगा। कल ब्रिटेन के संसद में ब्रिटेन के वित्त मंत्री ने ये पैकेज अनाउंस किया। अमेरिका ने पेचेक प्रोटेक्शन दिया, जिसपे हम लोग अर्थात के बात कर चुके हैं कि क्यों चूक गए हम।
हम तो ऐसी परिस्थिति में इस समय सरकार को सारी चीजें छोड़कर ये कोशिश करना चाहिए कि जो 2.5 दशक की मेहनत है, जो पिछले 25 सालों की मेहनत है, जो 25 साल की इतनी बड़ी उपलब्धि है कि हम दुनिया में सबसे तेजी से सबसे ज्यादा लोगों को गरीबी की विभीषिका से निकालकर बाहर ले आए, अगर उतने ही लोग वापस अगले साल भर के अंदर गरीबी की रेखा से नीचे पहुंच जाएंगे या खिसक जाएंगे, तो हमारी पूरी की पूरी तैयारी है भविष्य में आत्मनिर्भर बनने की, भविष्य में दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की, जब हमारे पास बाजार नहीं होगा तो हम दूसरे को क्या हासिल करेंगे। ये सारी की सारी तैयारी इस पर निर्भर करती है कि हम लॉकडाउन के असर से आने वाली गरीबी को कितना सीमित कर सकते हैं और कितना रोक सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना जरूरी है, जो बात उन बाबा ने मुझसे कही थी कि गरीब की बीमारी तो चली जाएगी, महामारी का क्या है। इतिहास इस बात का साक्षी है, गवाह है पूरी दुनिया में, और भारत में भी इस बात का साक्षी है कि गरीबी आती बहुत तेजी से है और छुटकारे में पीढ़ियां लग जाती हैं, पूरी पीढ़ियां निकल जाती हैं, तब गरीबी जाती है, आती बहुत तेजी से। एक झटके में तूफान आया और आपका पूरा घर बहा कर ले गया और सड़क पर आ गए और गरीबी आ गई, और वो दोबारा उस घर तक लाना, अपनी जीविका वापस पाना, खड़े होना, इसमें पूरी जनरेशन लग जाती है। यहाँ सरकार को, राज्य को, केंद्र सरकार को ये सोचना पड़ेगा, और इसे अवॉइड करके या इसे पीठ दिखाकर ये मान लेना कि नहीं गरीबी नहीं होने वाली। इतने सारे तथ्य, इतने सारे आंकड़े सरकार के पास मौजूद हैं, क्योंकि हमारी इस समय की सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए कि लॉकडाउन के असर से भारत में गरीबी ना बढ़े, और स्थायी रूप से अगर गरीबी बढ़ती है तो हमारी जो पिछले 25 साल की जितनी भी इकोनॉमिक ग्रोथ की उपलब्धि है वो ध्वस्त हो जाएगी। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं इस गरीबी के पूरे फैक्टर की और हम इन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो मतलब हमारे पास क्या कोई मेजर बचा हुआ है सर? मेजर इसको कोई भी रास्ता बचा है मिटिगेट कर पाने का, इस पूरी दिक्कत से निकल पाने का? क्योंकि आगे तो बहुत बड़ी दिक्कत दिख रही है हमें मिटिगेट करने के लिए, क्योंकि सरकार ने प्रारंभ से हम लगातार इस पर चर्चा करते रहे हैं। अगर हम लोग अर्थात के पुराने एपिसोड करें तो हम एक सेक्टर पर बात करते हैं। सरकार ने इसको एसेस नहीं किया, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट एसेस नहीं किया। अभी भी सरकार सिर्फ इस गरीबों को मुफ्त अनाज के सहारे, कि हम आपको 5 किलो अनाज, गेहूं चावल दे देंगे, इस आधार पर गरीबी को मिटिगेट करना चाहती है। ये अनाज वाले लोग नहीं हैं, ये लोग 11-12 हजार रुपए कमाने वाले लोग थे जो वापस पहुंचे, जो 4 हजार रुपए गांव में इनको मिलना मुश्किल हो जाएगा, ये 4-5 हजार रुपए इनको मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की अदृश्य रीढ़ थे, ये शहर में भी खपत करते थे, गांव में भी खपत करते थे। इतनी बड़ी आबादी, तो क्या कैश ट्रांसफर, लोगों के हाथ में पैसा देना, पूरी दुनिया की सरकारों ने कैश ट्रांसफर किए, भारत ने नहीं किया किसी भी तरीके का। अगर आप लोगों को कैश ट्रांसफर करते, उनके हाथ में पैसा देते, या आप लोगों की सैलरी प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके जॉब प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनियों को इस बात पे बाध्य करते, तो ये होप दिखाई देती कि नहीं ठीक है, जब फैक्ट्री खुलेगी मेरी नौकरी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि सरकार ने कंपनी को नौकरी बचाने के लिए गारंटी दी है। तो हमने क्या किया, हमने कंपनियों को टैक्स में भी छूट दे दी, इनके लोन भी डिफर कर दिए, उनके इंस्टॉलमेंट भी दिए, उनको मॉरिटोरियम भी दे दिया। हम दोबारा उनको फिर टैक्स छूट देने जा रहे हैं, पर उस टैक्स छूट का या लोन मॉरिटोरियम का इस्तेमाल क्या वो ये सुनिश्चित करने में कर रही हैं कि कंपनी से 50 लोगों की नौकरी नहीं जाएगी या खत्म नहीं किया जाएगा। तो ये जो पूरी स्ट्रेटजी है, वो पूरी स्ट्रेटजी नीचे के लेवल से इनकम को प्रोटेक्ट करने की, सपोर्ट करने की। उसकी वजह ये सिद्धांत कि हम बाकी दुनिया के देशों की तरह कोविड में नहीं घुसे हैं। बाकी दुनिया के देश बहुत अच्छी स्थिति के बाद अचानक कोविड में फंसे हैं, हम तो वैसे ही लंगड़ा रहे थे। हमारी प्री कोविड ग्रोथ रेट तो वैसे भी 10 साल के लोएस्ट लेवल पे खड़ी थी, 10 साल के लोएस्ट पे थी। डिकेड के लोएस्ट लेवल पे हमारी प्री कोविड ग्रोथ थी, डिकेड के लोएस्ट लेवल के ऊपर हमारी सेविंग ग्रोथ थी, डिकेड के लोएस्ट लेवल के ऊपर हमारा कंजम्पशन था। भारत में इतना ह्यूज एनपीए था, तो हम तो जहां खड़े थे वहां वैसे ही घिसट रहे थे, ऊपर से हमारे सर के ऊपर पत्थर कोविड का गिरा। तो ये पूरी स्ट्रेटजी वहां से शुरू करनी पड़ेगी, और इसको मिटिगेट करने के लिए सरकारों को, केंद्र और राज्य सरकारों को बैठ के बड़े मैसिव प्लान पे काम करना पड़ेगा। ठीक है सर, बातचीत आगे बढ़ाते हैं और कुछ सवाल कुछ आए हैं। सवाल हैं, एक पंकज चौधरी हैं, आर्बिट्ररी किस्म के शायद सवाल हो सकते हैं ये, लेकिन फिर भी इनको डिस्कस करते हैं। 2 सवाल इनके छोटे छोटे, कि क्या हमारे यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पिछला हमारा चाइना के इम्पैक्ट पे था, कि क्या हमारे यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और तेजी से बढ़ाने की जरूरत है, एक सवाल इनका ये है। दूसरा, कि क्या इतने साल तक डाटा सिक्योरिटी पॉलिसी क्यों नहीं बनी हमारे यहाँ, जो हमने डिस्कस किया था पिछले अर्थात।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस को हम कैसे समझते हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक सरकार का नारा है, जो बाकी चीजें उसको आप एक छोटा सा उदाहरण समझिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या होता है। अगर आप चीन से सामान मंगाते हैं ना, तो उसका फ्रेट रेट 100 रुपए पर किलो से भी कम है। भारत हाँ, में ये तो हमने डिस्कस किया था। हाँ, हमने भारत में इतना फ्रेट, जो भारत में इतना सस्ता फ्रेट तो आपको को मुंबई से दिल्ली के बीच में नहीं, और चीन तो उतनी दूर से लेकर आता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब प्रचार कर देना, बड़े बड़े कैंपेन कर देना, इससे मतलब नहीं। अभी सिर्फ आप एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलकर देखिए और आपको पता चल जाएगा कि कितनी मंजूरियां, कितनी जरूरतें, कहां कहां से कौन कौन सी चीजें मंजूर होती है। तो प्रत्यक्ष रूप से कोई रैंकिंग मैनेज कर लेना और व्यवहारिक रूप से जमीन पर आकर कोई कारोबार शुरू करना करना बिल्कुल अलग चीज है। दूसरी बड़ी चीज है कि भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से ज्यादा बड़ी समस्या है कि भारत में एंट्री बैरियर्स बहुत ऊंचे हैं धंधा करने के लिए। जमीन की कीमत बहुत ऊंची है, बिजली के कनेक्शन का रेट बहुत ज्यादा है, इंस्पेक्टर राज बहुत ज्यादा है, कंपनी जो बैठी हुई है बाजार में उसने कब्जा कर रखा है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसा दे रखा है। आप अपना माल बनाओगे तो उसे लगाने बेचने की समस्या है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किन के लिए? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत में सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए उनको मिल जाता है। देखिए आपके सामने रिलायंस जियो ने लॉकडाउन के दौरान फेसबुक से डिजाइन किए। इन्वेस्टमेंट किया, सारे क्लियरेंसेस मिल गए वो। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम कंपटीशन कहाँ कर रहे हैं, हम कंपटीशन किससे कर रहे हैं। भारत की जो बड़ी कंपनियां वो चीन के कंपटीशन में कुछ बनाती ही नहीं, क्योंकि वो दूसरी चीजें बना रही हैं। ये सवाल समझना जरूरी है कि ये कैसे आएगा। इसके लिए क्या पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, टैक्स के रेट कम करने पड़ेंगे, कंपनियों को फ्री बहुत सारी चीजें, बहुत तरीके की फ्रीडम देनी पड़ेगी। तो ये हम अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का आपका पूरा तरीका चीन की तुलना में, चीन तो कभी अपने को रैंक भी नहीं कराता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां होता है। तो ये समझना जरूरी है। ये सब चीजें दरअसल क्या है ना, कि जो टॉप लाइन हेडलाइंस है ना, उनके नीचे इकोनॉमी होती है हमेशा। हेडलाइन जो ऊपर से दिखती है उससे नीचे की इकोनॉमी होती है। दूसरा सवाल इनका ये कि हम डेटा प्राइवेसी क्यों नहीं लेकर आए। डेटा प्राइवेसी में इसलिए लेकर नहीं आए कि सरकार भी हमारा डेटा स्पूफ करना चाहती है। सरकार भी चाहती है कि हमारे प्राइवेट डेटा पर उसकी पकड़ जानकारी रहे, वो भी चाहती है कि हमारी सूचना इनके पास है। अगर आप डेटा प्राइवेसी का कानून लेकर आएंगे तो चाहे वो सरकार का एप्लीकेशन हो, या वो चाइना का एप्लीकेशन हो, या अमेरिका का एप्लीकेशन हो, या कोरिया का एप्लीकेशन हो, सबके लिए जैसे नियम होंगे कि आपको हमारे इतने डेटा में परमिशन मिलेगी, इतने डेटा में परमिशन नहीं मिलेगी। तो सरकार भी जब ये चाहती है कि वो आपके डेटा, आपके सारे कामकाज के ऊपर नजर रखे, तो डेटा प्राइवेसी तो कैसे आ सकती है। डेटा प्राइवेसी तो एक ओपन मार्केट में एस्टेब्लिश करने की जरूरत है। इसलिए हम अभी तक डेटा प्राइवेसी का बिल तैयार है, कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट रखी हुई है। 2 साल हो गए सरकार के पास। हम तो इतनी भी डेटा प्राइवेसी इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं। सिद्धांत चूंकि अलग से चर्चा का विषय है कि हमारा पर्सनल डेटा हमसे बगैर पूछे कोई किसी को बेचे नहीं। तुम अपने पास रख लो तो ठीक है, हमारा पर्सनल डेटा तो दूसरे को बेच दिया जाता है। हम बिकते हैं एक्चुअली। हमारा एक एक ट्रांजेक्शन, हमारा एक एक फाइनेंशियल डेटा एक लीड के तौर पर सेल होता है। ऑब्वियसली होता है। और वो अभी तो डेटा आईटी एक्ट, हाँ मतलब भैया, और आईटी एक्ट में तो अमेंडमेंट याद आ रहा जो मुझे 2 साल पहले हुआ था, कि जब आपको आपका डेटा नहीं देने पर आपको अरेस्ट किया जा सकता है। हाँ, तो हाँ मतलब इसको लेकर डेटा प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर अमेंड, उसको लागू करने को लेकर हमारे पास ही कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, सरकार के पास ही कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रही, तो पॉलिसी ही क्यों नहीं लागू, पॉलिसी कहाँ से लागू होगी। गर्वित पारेख हैं, उनका सवाल है कि चाइना की तरह मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए सरकार क्या करे। मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट रिड्यूस करने के बहुत सारे आयाम हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिड्यूस करने की चाइना ने जैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिड्यूस की, उसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट था। चाइना ने बड़े लेवल के ऊपर बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट पार्क बनाए। उन इन्वेस्टमेंट पार्क में बड़े पैमाने पर टैक्स में, लोकल टैक्सेस में एग्जम्पशन दिया। हम लोकल टैक्सेस में एग्जम्पशन नहीं दे सकते। दूसरी चीज है कि चाइना ने बड़े पैमाने पर रिवर्स इंजीनियरिंग की, टेक्नोलॉजीज अपने यहाँ डेवलप की और उनकी कॉस्ट कम की। और तीसरा ये कि चाइना ने बहुत स्ट्रेटेजिक ढंग से उन प्रोडक्ट्स को टारगेट किया पहले चरण में। इसमें कभी पहले बात करेंगे कि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग की जो हिस्ट्री है वो दुनिया की सबसे दिलचस्प हिस्ट्री है। पहले चरण में चीन क्या बनाता था, दूसरे चरण में चीन क्या बनाने लगा, तीसरे चरण में चीन क्या बनाने लगा, और आज से 7-8 साल बाद चीन क्या बना रहा होगा, उन्होंने कैसे इस चीज को प्लान किया। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करने के लिए इनोवेशन चाहिए। भारत के उद्योगपति और ट्रेडर और व्यापारी उतना इंटरेस्ट नहीं लेते इनोवेशन में, उतने ज्यादा रिस्क नहीं लेते। हमने आज तक कोई ऐसी बड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की जिसमें पूरी दुनिया को डिपेंडेंट कर सके। तो जब तक मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कम करने के लिए इस लेवल तक नहीं आया जाएगा कि 20 पैसे 25 पैसे का मास्क जो चीन से इंपोर्ट होकर आता है वो हम बना सकें, तब तक आप उसे कॉम्पीट कैसे कर सकते हैं। थोड़े समय के बाद आपको दिखाई देगा कि आपके यहाँ माल की किल्लत हो गई।
अब क्या सामान की किल्लत हो गई। तो हमने उस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को, और धीमे धीमे क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी पूरी तरह सेंट्रलाइज हो गई। जब तक स्टेट्स थे तो आपस में कंपटीशन करके टैक्स रेट कम करके इन्वेस्टमेंट लाते थे। अब बाद में जब जीएसटी आया तो वो भी खत्म हो गया। तो अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है ना वो पूरी तरह से सेंट्रली गाइडेड पॉलिसी है। पर अगर हमें चाइना से बड़े पैमाने पर कॉम्पीट करना है तो हमें तय करना पड़ेगा कि हम कहाँ कॉम्पीट कर सकते हैं, कौन से ऐसे सेक्टर हैं वहाँ कितना इनोवेशन चाहिए, कितनी कम कैपिटल कॉस्ट चाहिए, कितना कम एंट्री बैरियर चाहिए और कितना डोमेस्टिक मार्केट में और ग्लोबल मार्केट में अपने आप को ओपन करना। रवि मौर्य है, उन्होंने वो एक सिचुएशन सामने रख रहे हैं, वो उसको हम कैसे देखते हैं, ये देखा जाए एक बार कि जैसे मान लीजिए किसी मार्केट या किसी सेक्टर में चाइना की मोनोपोली है, तो वो पूछ रहे हैं कि सरकार इन मोर्चों में जहां चाइना की मोनोपोली है वहां खुद पेनिट्रेट करे, सरकारी उपक्रम में जाए, वहां पे सरकारी तामझाम फैले, चाइना को आउट करें, और उसके बाद जब सेटल हो जाए मामला तो सरकार उसको प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में दे दे उस इलाके को। ये क्या मतलब हो सकता है? धीमे बोलिए, सरकार सुन लेगी ना। तो अभी तो हम बैठे हुए हैं 900 950 के आसपास प्राइवेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को लिए रो रहे हैं जो कुछ नहीं करती हैं। अगर मोनोपोली ना हो तो इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, इनको कौन पूछेगा। जहां से मोनोपोली गई वहां बीएसएनएल की स्थिति है 26,000 करोड़ की लैंड बिकने के लिए खड़ी हुई है बाजार में चलाने के लिए सरकार कोई भी बिजनेस और कोई भी धंधा नहीं कर सकती किसी भी तरीके से। सरकारें बिजनेस और धंधा करने के लिए बनी नहीं है। अगर आप चाइना के मॉडल से समझने की कोशिश करेंगे तो चाइना का जो स्टेट इंटरप्राइजेस का मॉडल है वो बहुत ही डिफरेंट और बहुत अजीब तरीके का मॉडल है, जिसमें जो डेमोक्रेसीज में नहीं चल सकता। वो जिस तरीके के मॉडल पे काम करते हैं दुनिया में कोई भी देश वैसे काम नहीं करता। तो जिन सेक्टर में चाइना की मोनोपोली है वहां पर हमें बी फिटिंग ग्लोबल कॉम्पिटिटर लाना पड़ेगा। सरकार भी घुसेगी। मान लीजिए हम एग्जाम्पल आपको दें कि सपोज भारत में मैं आपको मोबाइल फोन बनाने, कैसे बनेंगे, टेक्नोलॉजी कहां से लाएंगे आप? या तो आप यूरोप से टेक्नोलॉजी लाएंगे मोबाइल फोन बनाने की, या आप चाइना से टेक्नोलॉजी लाएंगे। हमारे पास मोबाइल फोन बनाने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं। हम तो केवल इतना ही कर सकते कि हमने जमीन दे दी, वहां फैक्ट्री लगवा दी, टैक्स में छूट दे दी, कंपोनेंट यहां से आए, आप उसे मेक इन इंडिया कह लीजिए, पर असेंबल्ड इन इंडिया है। हमने जीरो से मोबाइल फोन बनाने की टेक्नोलॉजी तो डेवलप नहीं की कि हमारे पास मोबाइल फोन बनाने या मोबाइल फोन का कोई भी कंपोनेंट बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की। तो हम अगर सरकार ये स्पाइस और माइक्रोमैक्स के साथ भी यही हुआ था, हिमाचल में जमीन दी गई थी शायद ना। हाँ, पर ये भी असेंबलिंग यूनिट्स थी। हाँ, ये भी अभी भी Xiaomi या Oppo या Vivo बेसिक कंपोनेंट तो वहीं से मंगा रहे हैं ना चाइना से। वो यहाँ उसको बनाते हैं, उसको जोड़ते हैं इंडियन सिस्टम के हिसाब से, उसमें सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं। ये समझना जरूरी है हमारे लिए कि जब सरकार बिजनेस में उतर आएगी तो बड़ी और गहरी समस्याएं होंगी। सरकार को तो बिजनेस से बाहर आना चाहिए। चाइना की मोनोपोली को सीमित करने के लिए सरकार को रेगुलेट करना चाहिए। किसी भी मार्केट में 3 ऑपरेटर जरूरी है, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। चाहे वो विदेशी कंपनी हो या भारतीय कंपनी हो, उसमें 3 या 4 ऑपरेटर जरूरी हैं। हम बाहर से विदेश से दूसरे देशों से जो कॉम्पिटिटर देश हैं वहां से, ताइवान से फिलीपींस से, यूरोप से कंपनियां बुलाएंगे और वो कॉम्पीट करेंगे। जैसे हमने देखा था कि एक दौर था भारत का जब केवल मारुति सुजुकी मार्केट में छोटी कार की मोनोपोली कंपनी थी। वो भारत के इतिहास का सबसे दिलचस्प किस्सा है कि कैसे भारत का एक मंत्री भारत से कोरिया जाता है और वहां से 1 महीने के भीतर कंपनी लाके बिठा देता है। और उसके बाद भारतीय बाजार छोटी कारों का सबसे बड़ा बाजार बन जाता है। उसके बाद हुंडई और सुजुकी के बीच कंपटीशन शुरू होता है। फिर उसके बाद बाकी कंपनियां उसको फॉलो करती हैं और अब तो छोटी कारें बनाने में दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां भारत में छोटी कारें बनाने लगी। मारुति सब बदल जाती। तो कैसे कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया जाए, कैसे बाजार में मोनोपोलीज तोड़ी जाए, ये पॉलिसी बनाना सरकार के लिए जरूरी है, बजाय इसके कि 5 ब्यूरोक्रेट्स को बिठाकर एक कंपनी बनवा दी जाए जो बाद में उसी स्थिति में बदल जाए जिस स्थिति में हम आज भारत की बाकी पीएसयूज को देख रहे हैं, जो बीमार और बंद हो रही हैं। चलिए, तो ये था हम लोग का आज का अर्थात, सारी बातें हो गई। अंशुमान जी, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप लोग पढ़ते क्या है, वो बताते हैं, क्या पढ़ रहे हैं आजकल आप? आज हमारे बैकड्रॉप में वो किताबें नहीं दिख रही हैं, नहीं तो बहुत सारे कमेंट करते हैं कि बहुत सारी किताबें हैं अलग अलग, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। इस समय में पुस्तक पढ़ रहे हैं मिनिक्सन पी की, चाइना के क्रोनी कैपिटलिज्म पर। वो अपने आप में काफी चर्चित किताब है जो चाइना के क्रोनी कैपिटलिज्म को और चाइना की सरकार और वहाँ के पूरे सेटअप में को
को समझने की कोशिश करती है। तो ये एक किताब है जिसको हम पढ़ के चाइना के अंदर की कहानी समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक किताब हम पढ़ रहे हैं, मुंटेक सिंह अहलूवालिया की बायोग्राफी आई है बैक स्टेज, जो हमें ये बताती है वो जो सबसे क्रूशियल रिफॉर्म का पीरियड था इंडिया में, जिसके बारे में कम जानकारी हमको मिली। मुंटेक उसके पार्ट थे प्लानिंग कमीशन को लेकर, फिनांस मिनिस्ट्री के लेवल पर। तो वो क्या, उन्होंने कैसे उसको देखा, तो वो एक भारत के उस दौर का एक इकोनॉमिस्ट और रेपुटेड इकोनॉमिस्ट हैं, तो उनके हिस्से से उसका दास्तान है ये है। और भी कई सारी किताबें साथ साथ अध्ययन में चलती रहती हैं। फिलहाल हमारे मेज पे दो किताबें ये हैं, और एक बड़ी दिलचस्प किताब है जिसको कि हम टेस्टी किताब की तरह पढ़ते हैं। वो है बड़ी किताब है, एम्पायर ऑफ थिंग्स। दुनिया में जो सामानों का, डिफरेंट चीजों के सामानों का इतिहास है, और वो कैसे दुनिया में वो चीजें डेवलप होती हैं, और कैसे वो एम्पायर ऑफ थिंग्स वो किताब है। तो वो जो है वो रिलैक्स्ड रीडिंग में काम आती है। ये जो है ये हाई स्पीड रीडिंग। और मैं अभी तो एक वो किताब आई है, आशुतोष भारद्वाज, वो इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार थे पहले, तो फिर वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में चले गए थे, तो उनकी किताब आई है द डेथ स्क्रिप्ट, तो वो पढ़ के खत्म की है मैंने। और उसके अलावा ये शंकरशन ठाकुर की किताब थी, वो द ब्रदर्स बिहारी। हाँ, तो मतलब 2 बार मैं पूरी पढ़ चुका हूँ। इधर भी कुछ चीजें उसमें से आगे पीछे करके देख रहा हूँ, कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। बिहार चुनाव आ रहा है, शायद उसमें कुछ समझ में आए क्या है। तो कैसा लगा आप सब लोगों को, सब कुछ बताइएगा हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर बताइएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर बताइएगा, ट्विटर पे फॉलो करके वहां पर भी सवाल जवाब कर सकते हैं। अच्छा लगेगा कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके आप सवाल पूछें। सवाल पूछते हैं तो इंटरेक्ट करने का, बातचीत करने का, और ज्यादा सवालों से जूझने का हमें मौका मिलता है। फ्रेंड आपको फॉलो करिए यूट्यूब पर और फेसबुक पे, हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, गूगल के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, डी लल्लन टॉप है। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। मौसम भी अच्छा हो रहा है, अपना थोड़ा सा बीमारियों से भी बच के रहिएगा। शुक्रिया अंशुमा जी, शुक्रिया।